आज हमारे विश्लेषण के लिए कोई लेख या रिसर्च पेपर नहीं है। आज हम एक अलग तरह का सोर्स ले रहे हैं, एक कहानी। इसका शीर्षक है आधी रात के बूथ से गूंजती आवाजें। अब सवाल उठता है कि हम एक कहानी का विश्लेषण क्यों कर रहे हैं, है ना? क्योंकि कभी कभी फिक्शन मतलब कहानियां हमें हकीकत के बारे में वो सच्चाइयां समझा देती हैं जो डेटा और रिपोर्ट्स नहीं कर पाते। बिल्कुल सही कहा। और ये कहानी खास तौर पर दिलचस्प है, इसलिए नहीं कि ये कोई भूत की कहानी है, बल्कि ये टेक्नोलॉजी, यादें और वो जो अधूरापन रह जाता है ना, उसके रिश्ते पर एक बहुत बहुत गहरी टिप्पणी है। हम इसे एक तरह की केस स्टडी की तरह देखेंगे, ये समझने के लिए कि अपराध बोध या जिसे हम गिल्ट कहते हैं, वो हमारे दिमाग पर कैसे काम करता है। और जो बातें हम समय पर नहीं कह पाते, हाँ, वो कैसे हमारी जिंदगी पर हावी हो जाती हैं। सही बात है। तो हमारी आज की पड़ताल का मिशन यही है, इस कहानी की परतों को खोलना और ये देखना कि शहर के एक पुराने टेलीफोन बूथ की ये रहस्यमयी कथा हमें मानवीय रिश्तों और अधूरे संवाद के बारे में क्या सिखाती है। तो कहानी की शुरुआत होती है शहर के एक पुराने वीरान पड़े टेलीफोन बूथ से, और ये हर रात ठीक 2 बजे बज उठता है। और इसके साथ एक अफवाह भी जुड़ी है। हाँ, एक अफवाह। हाँ, अफवाह ये है कि जो भी इस फोन को उठाएगा वो किसी अपने को हमेशा के लिए अलविदा कहेगा। देखिए, ऐसी शहरी किंवदंतियां मतलब अर्बन लेजेंड्स, ये अपने आप में एक मनोवैज्ञानिक घटना है। अच्छा जी, ये अक्सर हमारे समाज के छिपे हुए डर को दिखाती हैं। हाँ। इस मामले में शायद अचानक किसी अपने को खो देने का डर। और कहानी का जो मुख्य किरदार है अमन, वो एक नाइट शिफ्ट कैब ड्राइवर है। हाँ, वो इन सब बातों पर मतलब बिल्कुल यकीन नहीं करता। वो यथार्थवादी है। हाँ, रोज रात की हकीकत देखता है, उसके लिए ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। लेकिन फिर एक रात जब 2 बजे बूथ की घंटी बजती है तो वो इसे चुनौती देने का फैसला करता है और फोन उठा लेता है। और यहीं से सब कुछ बदल जाता है ना? उसका जो यथार्थवाद है वो टूटना शुरू होता है। बिल्कुल। फोन के दूसरी तरफ से एक बहुत धीमी, लगभग फुसफुसाती हुई आवाज आती है, और वो आवाज कहती है कि वो उसकी माँ है। ये कहानी का पहला बड़ा मोड़ है। अमन के लिए ये नामुमकिन है। हाँ, क्योंकि उसकी माँ का तो 5 साल पहले एक एक्सीडेंट में निधन हो चुका है। जी। वो घबरा कर कहता है, ये मजाक मत कीजिए, मेरी माँ तो। और उसकी बात पूरी भी नहीं होती कि दूसरी तरफ से वो लाइन आती है जो इस कहानी की मतलब आत्मा है। आवाज कहती है, मरी नहीं हूं, बस रास्ते में अटकी हूं। ये सुनना ही कितना परेशान करने वाला है। इसका क्या मतलब हो सकता है? मनोवैज्ञानिक तौर पर अगर देखें तो अटके होने की ये जो स्थिति है, इसके बहुत गहरे मायने हैं। ये सिर्फ एक भूतिया बयान नहीं है, ये उस चीज का प्रतीक है जिसे मनोविज्ञान में अनफिनिश्ड बिजनेस कहते हैं, अधूरा काम। अनफिनिश्ड बिजनेस। हाँ, जब कोई रिश्ता बिना किसी समाधान, बिना आखिरी बातचीत के खत्म हो जाता है, तो जो लोग पीछे रह जाते हैं वो अक्सर भावनात्मक रूप से अटक जाते हैं। और कहानी में बताती भी है कि जिस रात माँ का एक्सीडेंट हुआ, अमन ने उनसे आखिरी बार बात नहीं की थी। उनके बीच शायद कोई अनबन थी या बस व्यस्तता, लेकिन ये अपराध बोध उसके साथ 5 साल से था। तो क्या ये आवाज सच में उसकी माँ की है या ये अमन के अपने अपराध बोध की आवाज है? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। क्या ये एक अलौकिक घटना है या एक मनोवैज्ञानिक कहानी? हमें इसका सीधा जवाब नहीं देती, और शायद यही इसकी खूबी है। वो आवाज कह सकती है, मैं तुम्हारी माँ हूं, लेकिन असल में वो अमन के उस हिस्से को भी दिखा रही है जो उस रात के लिए खुद को कभी माफ नहीं कर पाया। वो आवाज कहती है, तुमने मुझसे बात किए बिना जाने दिया, जो सीधे तौर पर अमन के सबसे गहरे पछतावे पे चोट करती है। बिल्कुल। और ये अपराध बोध इतना भारी है कि वो उस आवाज से सवाल करने लगता है। वो पूछता है, आप कहाँ हैं? जवाब मिलता है, एक अंधेरे में जहां सिर्फ यादें हैं। ये जगह भी किसी बाहरी दुनिया से ज्यादा एक मन की स्थिति जैसी लगती है ना? एक ऐसी जगह जहां इंसान सिर्फ अपने अतीत के साथ कैद हो। बिल्कुल। ये सर्वाइवर्स गिल्ट का एक क्लासिक मामला हो सकता है। अक्सर जो लोग किसी हादसे में बच जाते हैं या किसी अपने को खो देते हैं, वे इस भावना से जूझते हैं कि वे कुछ और कर सकते थे, कुछ कह सकते थे। अमन का मन भी उसी अंधेरे में कैद है जहां सिर्फ माँ की यादें हैं और उसका अपना पछतावा। तो एक तरह से माँ और बेटा दोनों ही अटके हुए हैं, बस अलग अलग जगहों पर। हाँ, बस अलग अलग जगहों पर। यहीं पर कहानी में एक उम्मीद की किरण आती है।
माँ की आवाज एक शर्त अड़ती है, अगर तुम मुझे ढूंढ लो तो मैं आजाद हो जाऊंगी। अमन के लिए ये अपने अपराध बोध से बाहर निकलने का एक मौका है। हाँ, ये सिर्फ माँ को ढूंढने का मिशन नहीं है, ये खुद को माफ करने का एक रास्ता है। सही बात है। इसे एक तरह का अटोनमेंट रिचुअल या प्रायश्चित का अनुष्ठान कह सकते हैं। उसे लगता है कि अगर वो ये काम पूरा कर लेगा तो उसे शांति मिल जाएगी। ये एक बहुत ही शक्तिशाली मानवीय प्रेरणा है। हम अक्सर बाहरी कामों के जरिए अपने अंदरूनी तूफानों को शांत करने की कोशिश करते हैं। और वो इस काम में पूरी तरह से जुट जाता है। पूरी रात शहर की सड़कों पर पागलों की तरह अपनी कैब दौड़ाता है, हर उस जगह जाता है जो उसकी माँ से जुड़ी थी। पुराना पार्क, बाजार, उनका पसंदीदा मंदिर। ये उसकी यादों की एक दर्दनाक यात्रा है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, क्या ये खोज वाकई में माँ को ढूंढने के लिए है या खुद को सजा देने का एक तरीका है? वो हर उस जगह जाकर अपने जख्मों को फिर से कुरेद रहा है। दुख से गुजरने की प्रक्रिया में यह एक आम चरण है जहां इंसान बार बार उसी दर्द को महसूस करता है, शायद यह यकीन करने के लिए कि जो हुआ वो सच था। और फिर सुबह के 5 बज जाते हैं। वो थक हार कर, निराश होकर उसी बूथ पर लौटता है। फोन अब भी बज रहा था। वो एक आखिरी उम्मीद से फोन उठाता है और कहता है, माँ, मैं आ गया हूं। लेकिन दूसरी तरफ से जो जवाब आता है वो उसकी सारी उम्मीदों को तोड़ देता है। आवाज आती है, अब बहुत देर हो गई, और कॉल कट जाती है। अब बहुत देर हो गई। ये वाक्य, ये कहानी का सबसे क्रूर सच है। ये हमें बताता है कि कुछ मौके हमेशा के लिए चले जाते हैं। अमन का प्रायश्चित का अनुष्ठान वो विफल हो गया। मनोवैज्ञानिक रूप से देखें तो ये उस पल का प्रतीक है जब एक इंसान को ये मानना पड़ता है कि वो अतीत को बदल नहीं सकता। ये एक बहुत ही दर्दनाक एहसास है। बहुत दर्दनाक। वो अपनी माँ को आज़ाद नहीं करा पाया और शायद अब वो खुद भी कभी आज़ाद नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये माँ का फैसला था कि देर हो गई, या ये अमन के मन का ही फैसला था कि वो माफी के लायक नहीं है? क्या कॉल सच में कटी या उसने अपने अंदर ही उम्मीद का धागा तोड़ दिया? ये एक बेहतरीन सवाल है। हो सकता है कि ये क्लोजर या समाधान का एक नकारात्मक रूप हो, जहां समाधान माफी में नहीं बल्कि इस एहसास में मिलता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। ये एक दुखद अंत है, लेकिन ये भी एक तरह का अंत है। उसने कोशिश की और वो नाकाम रहा। अब उसे सच्चाई के साथ जीना होगा। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। नहीं, बल्कि एक और ज्यादा चौंकाने वाला मोड़ लेती है। अगली रात ठीक 2 बजे फोन फिर बजता है। कोई राहगीर उसे सुनता है और इस बार लाइन के दूसरी तरफ से अमन की आवाज आती है, जो कह रहा होता है, माँ, मैं यहाँ हूं। ये कहानी का सबसे शानदार और दुखद हिस्सा है। अमन जो उस रहस्य को सुलझाने गया था, अब खुद उस रहस्य का हिस्सा बन गया है। वो भी अपनी माँ की तरह अटक गया है। वो उस बूथ से बाहर नहीं निकल पाया, बल्कि उसी में कैद हो गया। तो शहर की अफवाह अब एक नए रूप में पूरी हो गई है। हाँ, अब लोग कहते हैं कि उस बूथ से हर रात 2 आवाजें बात करती हैं, एक माँ की और एक बेटे की। वो दोनों जो कभी एक दूसरे तक नहीं पहुंच पाए। तो यहाँ सवाल यह है कि ये अंत एक सजा है या एक तरह का मिलन? देखिए, एक नजरिए से तो ये एक अनंत सजा है। वो दोनों एक ऐसे लूप में फंस गए हैं जहां वो बात तो कर सकते हैं पर कभी मिल नहीं सकते। ये उनके अधूरे रिश्ते का एक स्थायी रूप बन गया है। वो टेलीफोन बूथ जो लोगों को जोड़ने के लिए बनाया गया था, हाँ, वो यहाँ एक पिंजरा बन गया है जो उन्हें बाकी दुनिया से काट देता है। लेकिन क्या हम इसे एक अलग नजरिए से भी देख सकते हैं? क्या ये एक तरह की जीत नहीं है? जीते जी वो एक दूसरे से बात नहीं कर पाए, लेकिन मौत के बाद उन्होंने एक ऐसा तरीका ढूंढ लिया जिससे वे हमेशा जुड़े रह सकते हैं। दुनिया के लिए ये एक डरावना रहस्य हो सकता है, लेकिन शायद उन दोनों के लिए एक अजीब सा सुकून है। आपकी बात में दम है। ये इस पर निर्भर करता है कि हम साथ होने का मतलब क्या निकालते हैं। क्या शारीरिक रूप से साथ होना ही सब कुछ है या भावनात्मक जुड़ाव ज्यादा मायने रखता है? एक तरह से उन्होंने अपने लिए एक अलग ही दुनिया बना ली है, एक ऐसी बातचीत की दुनिया जिसका कोई अंत नहीं है। ये उनके लिए एक अनंत कैद भी हो सकती है और एक अनंत साथ भी। कहानी हमें कोई एक जवाब नहीं देती। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो दोनों संभावनाओं को खुला छोड़ देती है। तो ये कहानी जो एक साधारण डरावनी अफवाह से शुरू हुई थी, वो हमें अपराध बोध, अधूरे संवाद और यादों के जाल जैसे गहरे विषयों तक ले जाती है। ये दिखाती है कि कैसे टेक्नोलॉजी,
चाहे वो एक पुराना टेलीफोन बूथ हो या आज के स्मार्टफोन। सिर्फ एक माध्यम है। हाँ, असली कनेक्शन या डिस्कनेक्शन तो हमारे शब्दों और भावनाओं से होता है। बिल्कुल। ये कहानी हमें बहुत ही शक्तिशाली तरीके से याद दिलाती है कि जो बातें हम अपनों से कहना चाहते हैं उन्हें कहने में देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कभी-कभी बहुत देर सच में हो जाती है और फिर हम भी अमन की तरह अपनी यादों के बूथ में कैद होकर रह जाते हैं, एक ऐसी कॉल का इंतजार करते हुए जो शायद कभी नहीं जुड़ेगी। और आज की इस चर्चा को खत्म करते हुए हम एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। सोचिए कि अगर अमन और उसकी माँ उस बूथ में हमेशा के लिए एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो क्या ये उनके अधूरे रिश्ते का एक दुखद अंत है या एक अजीब तरह से एक मुकम्मल कहानी? क्या वे हमेशा के लिए बिछड़ गए हैं या इस तरह बात करके वे हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ